इस बीच टाटा कम्युनिकेशन पर खबर आ रही है कि नियोटेल में जो हिस्सेदारी बेचने की जो प्रोसेस काफी समय से चल भी रहा था और अब फाइनली इंफॉर्मेशन मिल रही है कि नियोटेल की को खरीदेगी लिक्विड टेलीकॉम और आरबीएच। हालांकि वैल्यूएशन एक मुद्दा था और हमने देखा भी था कि कई सारी कंपनियों से पहले भी बातचीत चली थी, लेकिन फाइनली लिक्विड टेलीकॉम और आरबीएच नियोटेल को खरीदेगी। अब वैल्यूएशन किस प्राइस पर ये डील हुई है वो देखना हालांकि काफी अहम होगा और 655 करोड़ में ये हिस्सेदारी बेची जाएगी। हालांकि जो प्रीवियस डील्स थी या फिर जो प्रीवियस बातचीत थी उसमें जो वैल्यूएशन लगाई जा रही थी नियोटेल की वो 40 से 45 करोड़ डॉलर के आसपास लगाई जा रही थी और 655 करोड़ में ये पूरी डील अब हो सकती है। लिक्विड टेलीकॉम और आरबीएच नियोटेल को खरीद सकती है और नियोटेल के शेयरधारकों ने अधिग्रहण की मंजूरी दे भी दी है। अविनाश, आप ही कमेंट्स लेना चाहेंगे। हम देख रहे थे काफी समय से कोशिश कर रही थी टाटा कम्युनिकेशन नियोटेल को बेचने की और इसको लेकर वोडाकॉम के साथ भी जो डील थी वो होते होते रह गई थी और फाइनली आरबीएच और लिक्विड टेलीकॉम इसे खरीदेगी। लेकिन 655 करोड़ के प्राइस पर डील आपको कैसी लग रही है? नहीं, मुझे लग रहा है कि कंपेयर टू अर्लियर डील दीपाली ये डील थोड़ी सी मॉडरेटली कम है, लेकिन फिर भी डील हो रही है तो डेफिनेटली पॉजिटिव बात है। और जैसे कि सबको पता है कि डेटा बिजनेस में टाटा कम्युनिकेशंस का ज़्यादातर फोकस है, तो मुझे लग रहा है कि ये डील कम होती है तो डेफिनेटली डेट ऑन द बैलेंस शीट थोड़ी सी कम होगी, तो ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। एक बार आई थिंक इसे टेक्निकली भी देख लेते हैं। एग्जैक्टली टाटा कम्युनिकेशन, याद रखिए टाटा कम्युनिकेशन 450। देखिए न्यूज़ फ्लो अच्छा है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर एक बात है, मैंने आपने अविनाश का रिप्लाई सुना, वो पैसा जो कि डील दीपाली पहले हो रही थी उससे कहीं अगर आप देखें तुलना करें तो पैसा कम है, लेकिन ये टेक्निकली एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है आपको। आप जरा प्लीज़ एक बार इसके ईयरली चार्ट्स पे आइए, जरा एक बार प्लीज़ ईयरली चार्ट्स पे। 2014 के अंत में इसने हाई लगाया था, याद रखिए 480, और उसके बाद से लेकर टिल डेट 1 2 3 4 5 6 अटेम्प्ट ले चुका है। अविनाश, मैं एक बार फिर से आपके पास आऊँगा। इस खबर में इतना दमखम आपको लगता है कि मैं यहाँ से इसका इस रेंज से निकलने की एक्सपेक्टेशन रखूँ, आज चल जाए तो मुनाफा बुक कर लूँ, क्या करूँ इसमें? नहीं, मुझे लग रहा है वीरेंद्र, जैसे मैंने पहले कहा कि ये डील जो हो रही है या हो जाएगी ये डेफिनेटली कम वैल्यूएशन पे हो रही है, तो मार्केट्स मुझे नहीं लग रहा है कि इसको एक बड़ी एक्साइटमेंट और सेंटिमेंटल पॉजिटिव से देखेंगे। हो सकता है कि थोड़ा सा अपटिक देखे, मेरे ख्याल से ऊपरी लेवल पे एक बार तो बिकवाली करनी चाहिए। ऊपरी लेवल पे एक बार निकल जाए, मुनाफा अगर मिल जाए, स्टक है काउंटर देखिए रेंज में। और मोस्ट ऑफ द टेलीकॉम स्टॉक्स, चाहे वो भारतीय इन्फ्राटेल हो, भारतीय एयरटेल हो, टाटा कम्युनिकेशन हो, रिलायंस कम्युनिकेशन की बात की हमने, ये इसी रेंज में फंसे हुए हैं दीपाली। बिल्कुल, तो टाटा कम्युनिकेशन आप नजर रखें आज के सत्र में और 3000 करोड़ में ये सौदा हो सकता है। ये फिगर है फाइनल फिगर, पुरानी फिगर इनफैक्ट करीब 3000 करोड़ में पूरा सौदा हो सकता है, तो नजर रखकर चले स्टॉक पर आज के सेशन में। कुछ और स्टॉक्स भी हैं जो कि आज खबरों में हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। टाटा कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली आज लाइमलाइट में रहेगा ही, लेकिन आप दो स्टॉक्स पर आप फोकस करें और ये दोनों ही स्टॉक्स आप देखें बीते सत्रों में चले भी हैं। एक तो आप देखिए NIIT लिमिटेड, यहाँ पर कल हमने 3.5% का मूव देखा और फंड एक्शन हुआ है। कैपिटल मॉरिशस इन्वेस्टमेंट ने कल करीब 23 लाख शेयर खरीदे हैं कंपनी के 81.60 के भाव पर। नजर रख सकते हैं स्टॉक पर आप। और दूसरा स्टॉक रहेगा आदित्य बिरला नोवो का, सब्सिडरी आदित्य बिरला वेलनेस की शुरुआत की है कंपनी ने और कल डेरिवेटिव्स में भी ये स्टॉक काफी एक्टिव था, स्ट्रॉन्ग मूवर रहा था, 6-6.5% के उछाल के साथ क्लोज हुआ था। सुब्रा NIIT लिमिटेड और AB नोवो दोनों ही स्टॉक्स में अगर प्रीवियस सत्रों में किसी ट्रेडर ने पोजीशंस बनाई हैं लॉन्ग साइड पर, तो क्या अभी भी होल्ड रखनी चाहिए? नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं दोनों स्टॉक्स में? दीपाली, आई थिंक जहाँ तक NIIT का सवाल है, एक बहुत ही सीमित दायरे पे ये एक्चुअली ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो ये आई थिंक यहाँ पर 75 और 85 75-85 इस रेंज पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म्स की उम्मीद से बहुत सारे सब स्टॉक्स चल रहे हैं और ऑब्वियसली NIIT एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, तो मेरा मानना है कि ट्रेडिंग के लिहाज से शायद यहाँ पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। मेरा मानना है कि शायद एक इन्वेस्टमेंट स्टॉक है और अच्छी खासी सपोर्ट लेवल से यहाँ पर बाउंस बैक आ रही है, तो इस पे होल्ड ऑन का मेरा सारा है। और जहाँ तक AB नोवा का सवाल है, आई थिंक कल के जो वीक मार्केट में भी यहाँ पर अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है। मेरा मानना है कि यहाँ पर अभी भी मोमेंटम काफी आ सकती है और कल 1125 के आसपास बंद हुआ। आई थिंक एक मिनिमम टारगेट भी पकड़ के चले तो आई थिंक 1250-1300 यहाँ तक जाने की क्षमता रखती है। डेफिनेटली एक आउट परफॉर्मर नियर टर्म में रहने की संभावना है। जी
चलिए कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं खबरों वाली कैटेगरी से ही। एक आप ट्रेंड पर आप नजर रखिए। आज कंपनी की बोर्ड बैठक है, बोर्ड में स्टॉक स्प्लिट को लेकर और साथ ही एनसीडी के जरिए रकम जुटाने को लेकर फैसला हो सकता है। 1680 के स्तर पर कल ये स्टॉक क्लोज हुआ था। पुंज लॉयड कल 19 रुपए 90 पैसे के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग हुई। खबर है कि सिंगापुर हाईकोर्ट ने 2 सब्सिडियों को के न्यायिक प्रबंधन को मंजूरी दी है, तो पुंज लॉयड पर पॉजिटिव खबर है, शायद पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दिखिए आज के सत्र में। और एक देखिए बजाज फिनसर्व 2 सत्रों में 10% स्टॉक चल चुका है और कल खबरों में भी था कि दोनों जो इंश्योरेंस आर्म्स है उसमें अलियांस का जो स्टेक है वो बजाज फिनसर्व खरीद सकती है और जो बातचीत है वो शुरुआती दौर में है इन एक्विजिशंस को लेकर। लेकिन अविनाश, बजाज फिनसर्व पर आपकी राय क्या है? स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से हम लगातार कई क्वार्टर से देख रहे हैं और अब इस तरह का बज है कि क्योंकि अलियांस के साथ डील थ्रू नहीं हो पाई वैल्यूएशन की वजह से, जो वो 26% से बढ़ाकर 49% करना चाहते थे, तो अब बजाज फिनसर्व की प्लानिंग ये है कि अलियांस का स्टेक खरीदकर फिर किसी दूसरे पोटेंशियल बायर से वो बात करे और 49% का स्टेक बेचे। आपको कैसा लग रहा है बजाज फिनसर्व इन सब खबरों के बीच में? नहीं, मुझे लग रहा है कि फंडामेंटली ये लेवल पे काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है दीपाली। मुझे लग रहा है कि अलायंस का अगर स्टेक बजाज फिनसर्व खरीदता है तो मेरे ख्याल से वन टाइम कुछ 7 या 8 हज़ार करोड़ का पेमेंट बजाज फिनसर्व को करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट शेयर जिस तरीके से बढ़ रहा है इनका और जिस तरीके से इन्होंने नंबर्स प्रेजेंट किए, मुझे लग रहा है कि ये करीबन 2450 2500 तक इन द मीडियम टर्म जा सकता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली खरीदने की राय रहेगी। एक और स्टॉक देख लेते हैं जिसमें कल अगर आप देखें काफ़ी अच्छा खासा मुझसे जरा मिड कैप बैंकिंग में जरा एक बार यूको बैंक, कैनरा बैंक, आईडीबीआई बैंक, इन स्टॉक्स को भी दिखा दीजिए। मैं थोड़ा देर के लिए बैंक पे लौटूंगा। यूको बैंक ऑलमोस्ट क्वार्टरली अगर आप चार्ट्स पे देखें अच्छे हाइस को हिट कर रहा था और इसमें से सबसे क्लियर कट ब्रेकआउट जिस काउंटर ने दिया वो आपकी स्क्रीन पे अब है। सुब्रा, बहुत संक्षेप में रखिएगा, मिड कैप बैंकिंग बास्केट में कोई आपका पसंदीदा स्टॉक और कैनरा बैंक पे आपका मैंडेट क्या है? वीरेंद्र, आई थिंक पूरे स्पेस पे डेफिनेटली काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव्स आ रहे हैं, लेकिन अगर हमें इसमें स्क्रीन करके अगर चुनना है तो डेफिनेटली कैनरा बैंक अच्छी बेट है। कल के भी मार्केट में हमने अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखी है, 213 के आसपास बंद हुआ है। आई थिंक एक एक्यूमुलेशन कैंडिडेट है, हो सकता है आज नियर टर्म में कल भी यूरोपियन बैंकिंग काउंटर्स में जो प्रदर्शन रहे उसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पर हल्का मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है। एक्यूमुलेशन का सहारा ले सकते हैं। दूसरा जो मेरा अच्छा लगता है वो है आई थिंक एक तरफ से इलाहाबाद बैंक, ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है। लगातार हम लास्ट 2-3 सेशन से बढ़त देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी अच्छी खासी एक एक्यूमुलेशन का एक स्कोप बन सकता है। जी, तो इलाहाबाद बैंक और कैनरा बैंक ये 2 चॉइसेस हैं सुब्रा की बैंकिंग सेक्टर से। साथ ही आज के सत्र में आप कुछ और स्टॉक्स देख लें जहां पर खबरें हैं। टाटा ग्लोबल पर नजर रखें। स्टारबक्स के साथ कंपनी ने करार बढ़ाया है और अब डोमेस्टिक के बाद ओवरसीज एक्सपेंशन के पर्सपेक्टिव से इस करार को इंक्रीज किया गया है और अब सिंगापुर में स्टारबक्स कंपनी का मिनरल वाटर बेचेगी और यूएस में भी कंपनी की कॉफी को लॉन्च करेगी। टाटा ग्लोबल 125.26 के स्तर पर प्रीवियस सत्र में क्लोज हुआ। साथ ही सन फार्मा पर भी खबर है कि रेनबैक्सी ने फर्स्ट डेटा बैंक मुकदमा जो है उसको वो कंपनी हार गई है। यूएस में ये मुकदमा दाखिल किया था किसी दवा को लेकर, तो अच्छी डेवलपमेंट नहीं है सन फार्मा के लिए।